बॉलीवुड इज मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। थोड़ा बुरा लगा मेरे को जब गाली बॉय के थ्रू ज़्यादातर इंडिया के लोगों को हिप हॉप से मुलाकात हुई। एज आर्टिस्ट आई फील लाइक अभी क्या हो रहा है, सबको स्टार बनना, आर्टिस्ट बनने के पहले लोग को स्टार बनना है। लोगों के दिमागों में भी, आर्टिस्ट के दिमागों में भी एल्गोरिदम बैठ गया है, ब्रांड्स बैठ गया है, कैसे दिखना चाहिए पैसों के लिए, कैसे दिखना चाहिए डील के लिए, कैसे गाने बनाने चाहिए डील्स के लिए, कैसे गाने नहीं बनाने चाहिए डील्स के लिए। इवन इफ दे डोंट नो इट, दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स। They are playing by the rules of the industry. They are playing by the rules but not by the roots. Exactly. Hip hop का scene है, hip hop का scene है, hip hop का scene है, scene है. Hip hop का scene है, hip hop का scene है, hip hop का scene है, scene है. What's up people, मैं हूँ आपका अपना अजीम and welcome to another episode of M&M Talkies presents हिप हॉप का सीन है। थोड़ा सा मैं अलग दिख रहा हूँ, हेयर कट किया है और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड को लेके बिकॉज़ जिस आर्टिस्ट के साथ मैं आज का पूरा दिन स्पेंड करने वाला हूँ उनको देख के, उनके बार सुन के मतलब एक अलग बिंदु खुल जाता है। मतलब एक मसल होती है ना, आपके सोचने का एक नज़रिया चेंज हो जाता है जब आप उनको सुनते हो। तो उनके राइम्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ उनका इंटरव्यू लेने से पहले बिकॉज़ बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है मुझे। उनको बहुत नॉलेज है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर किया है, एक्सचेंज किया है। तो इस वजह से मुझे भी मौका मिल रहा है कि मैं उनसे कुछ सीखूं। उनका नाम है अंकुर ए.के. अंकुर। वो आने वाले हैं तो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट्स मतलब ये कैसे जाता है, देखते हैं, है ना। तो वेट करते हैं उनका, वो आ रहे हैं, उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे। हम उनका एक छोटा सा एक और कुछ शूट हो रहा है, वो शूट पे हम रहेंगे उनके साथ में। देन अगेन उनका एक स्टूडियो सेशन है आई गेस, वहाँ पे भी हम रहेंगे और पूरी जर्नी भी जानेंगे और ट्रैवल भी करेंगे, है ना। सी यू। A few moments later. कैफ भाई, आप रैप सुनते हैं? जी। किसको सुनते हैं सर? MC स्टैन। उसके अलावा? बस उसी को सुनता हूँ, ज़्यादा नहीं सुनता, खाली उसको ही। अच्छा, क्या अच्छा लगता है, मतलब ऐसा रैप में क्या मस्त लगता है? मस्त लगता है, बस ऐसे ही मज़ा आता है सुनने में। हाँ। हैं? अभी हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं ना सर जी, ये भी रैप ही करते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्होंने आपकी ये कैब बुक करी है ना, उन्होंने वही। अच्छा। हाँ, सालों से कर रहे हैं। कहानी सुनोगे उनकी? हाँ। कैसे शुरू किया, क्या किया? सुनाइए। तो अभी सुनिए, है ना। हाँ। चलते चलते बात करेंगे हम। ओके। अंकुर इज़ हियर। अंकुर आ रहे हैं, उन्होंने कैब बुक करी है, कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं मिल लिया उनको, बट जैसे ही वो आते हैं यहाँ पे हम शुरू करेंगे, है ना। बाय। सो फाइनली हियर, बिफोर वी स्टार्ट, मतलब ऑफिशियली मुझे बस एक बात बतानी है अंकुर भाई। सो थोड़ा सा मेरा जितने भी आर्टिस्ट के साथ में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, सबके साथ में मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है, मेरे को ऐसा फील होता है। और अपना एक काम ही है स्टोरी टेलिंग। तो 7 नवंबर 2021 में आपका एल्बम आया था ढलता, EP आया था ढलता चांद। और तब आपने एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे डाला था, एक वीडियो डाली थी आपने, और वो मैंने रीशेयर की स्टोरी पे। और फ्रॉम नोवेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने रिप्लाई कर दिया उस पर। ठीक है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज़ जिनको आप सुनते हो, जिनसे आप सीख रहे हो ये इस कल्चर के बारे में, और जिनसे आप सीख रहे हो डे वन से, उनके साथ कभी मिलना जुलना हुआ नहीं, लेकिन उनसे रिप्लाई आना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बोला कि ब्रो, अरे शिट, ये हो रहा है, आई एम नॉट ड्रीमिंग, प्लीज टेल मी आई एम नॉट ड्रीमिंग। तो मैंने बोला कि अरे ऑल द बेस्ट ब्रो। मैंने बोला कि यू इंस्पायर्स मी एवरी डे एंड यू एक्चुअली इंस्पायर्स मी एवरी डे। द वे यू नो आपका परसेप्शन जो है ना ज़िंदगी का, वो बहुत कम लोगों में दिखता है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इतना नॉलेज एक्सचेंज किया है ना लोगों के साथ में, आप इतना ट्रैवल करते हो, इतने लोगों को मिले हो ना, तो ज़िंदगी का नज़रिया, और ऑफ कोर्स आर्टिस्ट है तो
नज़रिया थोड़ा अलग होता है आम लोगों से. यू आर नॉट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मैं डिसएग्री करता हूँ बट आई अप्रिशिएट इट. एंड दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू ब्रो. बट आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे लिए वो मैं जितने भी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कुछ कहते हैं मेरे को डीएम्स में या कहीं भी, मैं कोशिश करता हूँ कि सबको कुछ रिप्लाई करूँ, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करूँ थोड़ा. क्योंकि जैसे तू कह रहा है आर्टिस्ट हो गए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग नहीं है मेरे हिसाब से. बट थोड़ा हम अपने ऐसे दिमाग में अपने थोड़ा आइडियाज में फंस जाते हैं थोड़ा. तो इट्स नाइस व्हेन अदर पीपल आल्सो रिलेट एंड अंडरस्टैंड. एंड तो इट्स रियली आई अप्रिशिएट इट एज मच एज यू अप्रिशिएट इट. तो इट्स लव बोथ वेज ब्रो. नाइस. तो शुरू करते हैं ऑफिशियली. ये तो हो गया है. एक तो मुझे मतलब ये जानना है कि हाउ दिस अंकुर नाम वो कैसे आया. मतलब ऑफ कोर्स अंकुर आपका नाम है बट उससे पहले आप अलग नाम के साथ में स्टेज नेम था आपका. देन यू कैसे ये कैसा हुआ? अंकुर के पहले मैंने 2-3 अलग नाम ट्राई किए थे जो बहुत ही फक्कल. बट बेसिकली आई वांटेड अ नेम जो अंकुर से जितना क्लोज हो सके वैसा कुछ रखना चाहता था मैं. एंड वो टाइम पे मेरे को लगता था कि हिप हॉप है तो अपन अंकुर करके नहीं कर सकते रहा. अगर मेरे को मालूम होता कि यू कैन जस्ट पुट योर नेम, मालूम होता नहीं मतलब अगर मेरे को ऐसे लगता कि ठीक है तो मैं शायद वैसे ही करता. बट या तो आई वेंट विद द क्लोजेस्ट पॉसिबल थिंग टू अंकुर व्हिच वाज अंकुर एंड आई जस्ट चेंज्ड द C to the K बिकॉज़ अंकुर. But yeah, I just wanted something as close as possible to me as a person. क्योंकि मैं बहुत आर्टिस्ट है जो एंटरटेनर बनने के लिए रैप करते हैं या स्टार बनने के लिए या सेलिब्रिटी बनने के लिए. मेरे कोई भी रैप करने का कोई भी एक भी रीज़न वैसा नहीं था. मुझे सिर्फ अपने थॉट्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना था. एंड मेरे को जब रैप और हिप हॉप मैंने जब डिस्कवर किया और अच्छे से समझा कि इसमें क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ है, कैसे आया है, मेरे को तब समझ आया कि ओ शिट दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ विदाउट टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट और यू नो कोई मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं थी. कुछ ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं थी. तो yeah, I mean, so I loved what rap and hip hop was for me as a person. It was not about becoming someone else. It was just about being me. Being yourself. So, yeah, so that's why I went with something as close to Ankur as possible. How you discovered hip hop? Like, तो start तो TV के through ही हुआ था obviously. 50 Cent, Eminem. I'm sure धवल ने बताई होंगी. एमिनेम का गाना मेरे को मैंने देखा वो बहुत मस्त था, फंकी चीजें कर रहा था. मेरे को बोला ये मैं कर सकता हूँ. Exactly. तो धवल was a kid who was always, I think हमने बात की है धवल मेरे कि वो हमेशा लोगों को हंसाता था. He was always you know enjoying like ऐसे वो मजाक उड़ाना, डिस्ट्रेस करना. मैं उल्टा था. मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था. मैं जब 12 साल का था तब तक मैं गोवा में था. डैड का ट्रांसफर हुआ था गोवा जब मैं 2 साल का था. तो टिल आई वाज 12 वी वर इन गोवा. एंड उसके बाद जब उनका ट्रांसफर हुआ केरला, उसके बाद मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया क्योंकि मेरा जो ग्रुप था मेरा सेंस ऑफ माई सेल्फ बदलते गया. तो उसके बाद 2-3 और ट्रांसफर मतलब केरला से हम श्रीलंका गए, श्रीलंका से फिर बॉम्बे आए. तो श्रीलंका में 1 साल के लिए था, केरला में 2 साल के लिए. बट एट दैट एज व्हिच इज 12, 13, 14, 15 टीनेज मतलब फाउंडेशन ईयर्स हुए. तो I got more in my head than extroverted, you know. So for me, when I discovered, how I discovered rap, how I discovered rap was it started similar, but then उसके बाद जब torrent websites और ये सब पे जाके उधर तो सीधा नास का पूरा डिस्कोग्राफी मिल जाता था. डाउनलोड पे लगा के 1-2 दिन में चेक करते थे और सीधा आ जाता था पूरा डिस्कोग्राफी. तो उसमें मैं समझता था कि लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी कहानियाँ बता रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं. कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में उसके बारे में बोल रहे हैं, कुछ अच्छा हुआ इनके लाइफ में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई वाज लाइक ओह दे आर जस्ट टॉकिंग, दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. और क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड अपने शेल में अपने दिमाग में ही रहता था
I was like, okay, this is a good way. I really enjoyed writing and expressing myself. तो फिर Orkut पे जाके जैसे धवल ब्रूटल रैपर्स, हाँ हम वही मिले थे, तो हाँ फिर Orkut पे then we realized कि अच्छा ऐसे हमारे ऐसे थोड़ा 50, 60, 100, 150 लोग हैं across India. तब हम सिर्फ लिखते थे, used to do text battles. तो फिर उसके बाद जाके फिर eyeball mic, headphone mic ये सब. But yeah, it started with TV and then the internet, bro. Like I'm very grateful to be like to some degree like a child of the internet, क्योंकि बहुत कुछ exposure मिला जो शायद हमारे पहले लोगों को नहीं मिला था, और बहुत मौके मिले जो हमारे पहले लोगों को नहीं मिला. So जैसे आपने बोला कि टेक्स्ट बैटल्स हो रहे थे और उसी के थ्रू आप इनको Orkut पे ही आप धवल भाई को मिले. जब पहली बार ऐसा हुआ कि हाँ वी शुड डू समथिंग टुगेदर, और मंकी राइम्स जब आया तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब मिलना हुआ, फर्स्ट मीट कैसी थी, क्या था, कैसा वाइब चेक हुआ? Monkey Rhymes I think came little later. पहले एक Crew 172 करके एक चंडीगढ़ का crew है, which was founded by a rapper called Nototune and Navdeep and his brother Lucky. तो उन्होंने एक वेबसाइट चालू किया था called desirappershow.com. तो वो पूरे देश में से जो भी रैपर्स जिनको वो जानते थे उनसे शाउट आउट वीडियोस उन्होंने मांगे थे. तो धवल और मैंने बोला था कि ठीक है हम दोनों को करने का, अपन मिलके करते हैं. तो तब हमारी मुलाकात हुई पहली बार. हम दोनों फुल जो हमें लगा कि जैसे रैपर्स होते हैं ऐसे फुल एक्सट्रीमली बैगी टीज, पैंट्स उससे भी बैगी एकदम मतलब ढीला फुल 5XL. तो बस हाँ that's how we met. and then उसके बाद I think मेरे घर के पास में एक कॉलेज था जहाँ वो जाता था, नेशनल कॉलेज, नेशनल या MM के उनमें से नेशनल कॉलेज में उन्होंने बताया. हाँ करेक्ट. तो मैं रहता था उधर पास में नहीं, बट उधर से आई गेस 10-15 मिनट की दूरी. तो हाँ then we met regularly and then we decided to make a crew and then he came up with the name Monkey Rhymes. Monkey Rhymes मेरे भाई से थोड़ा अलग है, but I was like, you know what, fuck it, let's go, let's do it. And I think Monkey Rhymes का जो था was that the contrast, him as an artist and me as an artist, and the growth कि उस टाइम पे हमारा growth बहुत रैपिडली हो रहा था. हर गाने में यू कुड हियर कि अच्छा नया लेवल एंड द कम्युनिटी, क्योंकि दिस इज नॉट न्यूयॉर्क कि हर ब्लॉक जो बोलते हैं हर ब्लॉक पे साइफर्स हो रहे हैं, हर इसमें वेन्यू है, ये है वो है. बहुत कम लोग थे एंड कम लोग जिन पे कुछ लेवल का भरोसा था. तो टू नो समवन हु जस्ट लाइक यू नो लाइक मी, लाइक अ रेगुलर काइंड ऑफ पर्सन, एंड कुछ ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा छावा नहीं बनता था, जस्ट यू नो. तो उसके साथ ग्रो करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, फीडबैक देना. कभी कभार ये फैट कॉन्ग जाके फ्राइड राइस के ऊपर लटका फैट कॉन्ग. तो या that's what Monkey Rhymes was. And yeah, I think that was a very important part to our growth. So जैसे मतलब जितना अब तक मैंने जर्नी देखी हुई है, और मैं भी काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ. मैंने सबसे पहला रैप साइफर देखा हुआ था, वो बॉम्बे रैप साइफर ही था, जिसमें यू, डिवाइन, कवि, पोएटिक एंड धवल भाई आप ही थे. उसके बाद फिर मैंने देखा था मुंबई रैप साइफर 2011 वाला, जिसमें एड्रो था. हाँ एड्रो था, HE10 He10 हाँ He10 बोल रहा हूँ मैं ब्रो, अपन सब वही कर रहे थे इंडियन नेम्स को. He10, एड्रो, He10, किंग, कैश, सब लोग थे. कैश का साहिर भी था उसमें. हाँ साहिर, किंग राइम्स. हाँ, और उसमें धवल भाई नहीं थे. उसमें धवल नहीं था. And you are representing Monkey Rhymes. Yeah, for sure. So ये जो कम्युनिटी थी, मतलब बहुत कम लोग थे, है ना,
और तब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल हिप हॉप मतलब तब हम बस स्टडी कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो हाउ दिस हैपेंड, कैसे मिलना हुआ इन लोगों के साथ में, हाउ दिस साइफर्स हैपेंड? आई थिंक कॉन्टैक्ट तो एस्टैब्लिश हुआ ऑर्कुड के थ्रू ही। सभी ऑर्कुड पे थे? हाँ, इनमें से ऑलमोस्ट सारे लोग ऑर्कुड पे थे। एंड ऑर्कुड पे मतलब ऐसे गिनती के 2-4 ग्रुप्स थे जो इंडियन रैप ग्रुप्स थे। हाँ। तो उन कम्युनिटीज में लेट्स से कि 500-700 लोग थे, उनमें से लेट्स से 150-200 एक्टिव थे। हाँ। उन 150-200 लोगों में से बॉम्बे में 10-15 लोग हुए। हाँ, तो वैसे फिल्टर आउट हो गए, ऐसे गिने चुने लोग थे जो बॉम्बे में एक्चुअली एक्टिवली कर रहे थे। हाँ। और जो साइफर्स पे आते थे या जिनके जो डीजेस को जानते थे, तो डीजेस के थ्रू उनके शोज होते थे क्लब्स में। क्योंकि तब हिप हॉप क्लब्स पॉपुलर थे। पोस्ट 50 सेंट, जब एकॉन, टी पेन, ये सब के गाने बज रहे थे, बूम बज रहे थे। मतलब ये अपना जैसे बॉम्बे बेसमेंट बॉबकैट जब बजा रहे थे, एग्जैक्टली तब की बात। दिस इज आई थिंक अराउंड द टाइम बॉम्बे बेसमेंट स्टार्टेड। बॉम्बे बेसमेंट या अराउंड दैट टाइम। तो हाँ, तब बेसिकली देयर वर अ लॉट ऑफ डीजेस हु एक्टिव। तो वो डीजेस के थ्रू देन देयर वर रैपर्स हु वर एक्टिव। सो आई थिंक ये जो तू बैच बोल रहा है, मी, धवल, विवियन, पोएटिक, ये सब ग्रुप अपने पहले there were ऐसे who I consider the people who came before us। मैं as OGs उनमें से 2 लोग को गिनता हूँ, माइक्रोफोन, तन्मय बावलेकर। Do you know him? Unfortunately no। नहीं, I mean that's what this is for, right? हाँ, वही जानना है हमें। Yeah, तो एक माइक्रोफोन है, his name is spelled as microphone but the last E was a 3। और बॉबकैट, बॉम्बे बेसमेंट। हाँ, बॉबकैट। पर उनके अलावा भी मतलब 1-2 और लोग थे, जैसे एस था, राजा आर्मी, he still releases music। तो हमारे पहले ऐसे लोग थे मुंबई's finest। हाँ, एस was मुंबई's finest। AP was there also in Mumbai's finest। तो इवन एस एंड एपी आई थिंक दोनों वो सेम ऑर्कुड ग्रुप पे थे। तो उनके थ्रू बेसिकली हम क्लब्स पे आते थे और क्लब्स में शायद हम 3-4 लोग को जानते थे और फिर 1-2 लोग और मिल जाते थे। और ऐसे हर बार शायद एक और दो और। एक्चुअली हमारे पहले मेरे को अभी याद आ रहा है VNM भी था। कवि was rapping before most of us। हाँ, and मैंने धवल भाई से भी पूछा था कि where is कवि? Ninja was rapping I think before us or around the same time, but वो कवि, निंजा एंड एक और बंदे का कुछ तो क्रू था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट बेसिकली ऐसे अलग, दिस वाज द नॉन ऑर्कुड ग्रुप, निंजा, कवि, VNM, विराज मांजरेकर। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में लोग थे जो ऐसे शायद क्लब पे मिलते थे। और फिर हम डिसाइड करते थे ठीक है अगले महीने अपन मिलके, अगले हफ्ते अपन मिलके एक और साइफर कर सकते हैं। क्लब हो ना हो, अपन कहीं मिलके साइफर कर लेते हैं। So that's kind of how it grew। I would say it started with meeting at clubs and DJ nights and things like that। And then we met each other and then we used to like battle and freestyle and yeah, I think that's kind of how it started। So तू क्या कह रहा था? कवि? हाँ, नहीं, कवि के बारे में मैंने धवल भाई से पूछा था कि where is he because he is not active that much। तो उन्होंने बोला कि हाँ काम वाम कर रहा है, चल रहा है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ the people who started it and after a point थोड़ा सा हम जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, वैसी सारी चीजें। and जिम्मेदारी से ज़्यादा I think priority is important है bro। like ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी म्यूजिक बना रहे हैं उन लोग का जिम्मेदारी कम है, या कि वो चाहते नहीं है कि वो पैसा कमाए या ये करें या वो करें। बट म्यूजिक में जब म्यूजिक और पैसे को जब अपन जोड़ देते हैं एक साथ, तो कुछ आर्टिस्ट है जो वो नहीं करना चाहते, जो उसका नतीजा रहता है, जो जिस तरीके का म्यूजिक उनको बनाना पड़ता है पैसों के लिए, शायद उनको नहीं बनाना। एंड फॉर मी दैट मीन्स like for me it's not about कि कभी active नहीं है, it's that I'm waiting for his next song whenever it comes because he's still fucking Kavi bro। तो it's like and अगर हर आर्टिस्ट का जर्नी एक रहता तो हर किसी का म्यूजिक भी एक रहता। तो
I have a lot of love for Kavi. I bumped into him randomly at a bar, bro. कौन poetic मैं और Blunt टाउन में कहीं पी रहे थे रिसेंटली 1-2 महीने पहले और कभी छाते के साथ अंदर आते उसका डेट या कुछ था उधर वो अपने को देख के बोलता है भेज टाउन में अपन 4 में से कोई एक टाउन में नहीं रहा टाउन में था so it's always a pleasure to meet him bro and to see his growth and he's been one of the people that's inspired me in terms of pen game lot of love for Kavi नाइस अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्लब्स में एंट्री कैसे मिलती थी बिकॉज वो टाइम पे एज वेज का थोड़ा फैक्टर ज्यादा था अपन काफी डोप थे तो डीजे भी अपने को ऐसे रिस्पेक्ट करते थे कि ये बच्चा है पर अच्छा है हाँ तो हाँ बस आने देते अपन बस अगर अपन ऐसे चप्पल पहनते थे शॉर्ट्स पहनते थे तब तो वो कुछ कर नहीं सकते थे तो वो अपन ने पहले ही सीख लिया बट yeah bro you were good and the DJs wanted to fuck with us also अरे एक नंबर अच्छा तो जो स्टडी के बारे में आप बोल रहे थे कि जब शुरू किया था तब आपने उसके बारे में और स्टडी की तब आपको पता चला कि अरे हाँ ये चीज़ है जिसमें क्या ना आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ मतलब मैं खुद जो हुआ मैं बता सकता हूँ वो स्टडी कैसे था क्या था हाउ इट स्टार्टेड जो स्टडी के बारे में थोड़ा सा it started with lyrics bro and in fact कल ही मैं Instagram पे live था and किसी ने मेरे को actually similar to what we are talking about किसी ने मेरे को यही पूछा कि can you tell us about your journey and the journey of Bombay rappers and how did they what all did you do to reach the points where you are at now मैंने कल उसको यही बोला कि अभी Instagram live पे तो कैसे ही बताऊंगा but I told him short form में तेरे को अगर जानने का जाके मेरे lyrics सुन तो my study also was that bro it started with lyrics is like if you think about Cardi B या you know cut that out I don't want to diss Cardi B because she's you know I just took one name और वो भी लड़की का है मेरे को बुरा लग रहा है but any of these you know mainstream kind of pop rap उन लोग का लिरिक्स बेसिकली मेलोडी का एक फॉर्मूला ही रहता है या मतलब इमेज का या मेलोडी बनाने के लिए या एनर्जी दिखाने के लिए या अपना इमेज बिल्ड करने के लिए कि देखो मैं अमीर हूँ मैं हॉट हूँ मैं सेक्सी हूँ मैं फ्लाई हूँ मेरा ड्रिप मैं फ्लेक्स कर रहे हैं फ्लेक्स ही है बेसिकली बट इफ यू लिसन टू नाज वेन Jay-Z Andre 3000 Crooked I J Cole Joe Budden Kendrick ये सब के लिरिक्स में बहुत कहानियां हैं तो यू स्टार्ट देयर एंड देन लिरिक्स में किसी का नाम आ जाएगा कि Jay-Z mentions his crew you know Emery Jones and Tata and Tata or something like that तो ऐसे लोग का नाम ऐसे लिरिक्स में बीच में घुसा देते थे जगहों का नाम आ जाता था तो देन यू स्टार्ट गूगलिंग अच्छा ये क्या है या एंड आज तो बेंचो हर चीज पे यूट्यूब वीडियो है हर चीज पे 2, 4, 10, 15 blog posts है there are pages which document the history of hip hop and everything is out there I think the most important thing is to be curious and understand ki even if like I'm not the biggest fan of old school hip hop but the thing is you have to respect it bro like you have to understand कि उसके बिना ये यहाँ नहीं होता तो it's not about कि अच्छा एकदम सिर्फ वही करना चाहिए but थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे how they started and ये अभी अपनी जो जर्नी चल रही है ये क्यों हो रहा है exactly and the people you are respecting it gives you perspective कि ये बंदा कौन है and sometimes it made me feel अच्छा शायद इसको इतना भी रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए इसका ये हिस्ट्री है जर्नी इसने इसका काटा है इसने इसको ये किया इसको वो किया कल्चर एस्पेक्ट यू अंडरस्टैंड आउटसाइड द म्यूजिक एस्पेक्ट क्योंकि इट्स हिप हॉप इट्स नॉट जस्ट अ म्यूजिक राइट इट्स अ कल्चर तो कल्चर एस्पेक्ट उसके जरिए ही मालूम पड़ता है नॉट थ्रू जस्ट लिसनिंग टू म्यूजिक तो थोड़ा सा म्यूजिक के तरफ आपके आते हैं और जैसे आपने बोला भी कि जो स्टडी है वो अगर मेरी स्टडी और मेरी जर्नी जाननी है तो मेरे लिरिक्स मेरे गाने सुन यू नो लिब्रा स्केल फिर अपना बॉम्बे सोल ढलता चांद
डिफरेंट, और यू नो मेरे को वो मेरे गूज़बम्स आ गए थे जब मैंने पिंजरे सुना। तो हाउ दिस प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस का क्या है लाइक, क्योंकि उतने उस चीज़ में, एंड ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं आप बोलिए। नहीं बोल ये इन चीज़ों के बारे में लिखना, मुझे ऐसा लगता है कि ना वो जो चीज़ें दबी हुई रहती है उनको उस तरीके से लेकर आना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी लोगों के लिए। और तो मुझे बस जानना है कि प्रोसेस कुछ लोगों का स्किल फुटबॉल खेलना होता है, क्रिकेट खेलना होता है, कुछ लोगों का लिखना होता है। आपने डिफरेंट में भी बोला हुआ है कि आपने डिफरेंट में बोला हुआ था, क्योंकि वो इंग्लिश में है ना ज़्यादा, तो मेरे को तो मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। तो नहीं, डिफरेंट में नहीं बोला है, पिंजरे में क्रिकेट का मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। लिब्रा स्केल का एक जिसमें आप ये दे रहे हो, पैम्पलेट्स दे रहे हो, और वो शूट किया है, वॉक अगेन, उसमें आपने बोला है सम पीपल लाइक फुटबॉल, सम पीपल लाइक क्रिकेट, उसमें आपने बोला हुआ है, तो मेरे को याद आया। करेक्ट। हाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मुश्किल है, यस, यू हैव टू गिव इट रिस्पेक्ट। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग। अगर कोई भी चीज़ करनी होती है जो मुश्किल होती है, इफ़ यू रिस्पेक्ट इट, एंड रिस्पेक्ट का मतलब है कि उसको अच्छे से समझना, अच्छे से प्रिपेयर्ड होना कि अच्छा मेरे को ये करना है, तो मेरे को ये चीज़ें सीखनी है, या ये इस माइंड स्टेट में घुसना है। तो इफ़ यू रिस्पेक्ट एनीथिंग दैट्स डिफिकल्ट, देन आई थिंक यू कैन ओवरकम इट। तो इफ़ यू रिस्पेक्ट लिरिसिज्म एंड यू understand it, then I think ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है, but almost most people I think can do it. उनका स्टाइल अलग रहेगा, उनके पर्सनालिटी पे डिपेंड होता है, but I think you can, because it's not like dancing, right? Dancing you need a certain vibe and a certain, I don't know how to explain. वो थोड़ा सा जोन होना बहुत जरूरी रहता है, और उसमें आपका रिहर्सल बहुत जरूरी रहता है, और म्यूजिक वैसा चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होता है। हाँ, but in terms of process, I think for me the process is always ongoing. I'm always, क्योंकि my music is very about, like, it's about life. It's not about कि flex या I mean flex भी करता हूँ जब मेरा mood होता है, when I'm feeling myself. But everything I'm thinking and feeling, it all goes into the music. तो ऐसे जैसे ही अभी अपन गाड़ी में बैठे हैं, बात चल रही है हमारी, ऐसे वो स्टॉक ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑफ थॉट्स, ऑफ फीलिंग्स, यू नो, मेरे अंदर वो बढ़ती जा रही है। एंड देन व्हेन आई हियर अ बीट, एंड सपोज आई हैव लाइक लेट्स से इतने थॉट्स एंड इमोशंस, व्हेन आई हियर द बीट देन आई नो कि ओह दिस इज गिविंग मी दैट फील। वो रेन में गाड़ी में वाइब करते हुए, शायद कुछ फूकते हुए गाड़ी में चिल करना बारिश में, तो दिस इज गिविंग मी दैट वाइब। तो देन आई टैप इनटू दैट इमोशन, एंड व्हेन आई टैप इनटू दैट इमोशन, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट कम टू मी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक एनी क्रिएटिव, इफ यू आस्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट या एसेंशियली एनी क्रिएटिव, अगर बात करेगा किसी से भी, दे विल अंडरस्टैंड कि समटाइम्स दे आर जस्ट मैसेंजर, मतलब दे कहीं और से आ रहा है वो, बस अपने अंदर ऐसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बस आ जाता है कहीं से। You don't know where it comes from, but you know कि if you respect it, then it will keep coming again and again. And ultimately, I think that's the process of respecting it, aiming to do your best. And for me, the other important part is coming from an organic place. So for me, वो है कि जो भी चल रहा है आसपास, वो मेरे दिमाग में, दिल में थोड़ा घुस रहा है slowly, and then I just tap into it when I hear a beat. So क्योंकि देखो मुझे एक ऐसी बात जैसे अपनी चल रही है, थोड़ी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है ऐसी, आपने जैसे बोला ना कि it comes because you are very organic. अब जैसे अभी आपने बोला, तो मुझे वही लगता है ना कि इंडियन मुंबई और हिंदी रैप सॉन्ग जो है, काफ़ी सारे अभी जैसे यंग रैपर्स भी है जो अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर कुछ सालों पहले शुरू किया है, दे आर टॉकिंग अबाउट गलीज,
and all those stuff. But मेरे को कुछ you, Yashraaj, you guys are not talking about gullies. You guys are talking about life. तो हाँ, ये बहुत यूनिक लगता है, and I think that is what makes you different than the other rappers. I appreciate it, bro, but again, like ऐसे लोगों को group करना I think doesn't help anyone, bro, because बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी मतलब mostly गलियों में बीती है तो उनको ये क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते ना कि तू इसके बारे में ही क्यों बात कर रहा है, क्योंकि शायद वो वही जानते हैं। और दूसरे लोग हैं जो एक्चुअली मतलब बात कुछ और कर रहे हैं, जी रहे कुछ और है। उनको ये कह सकते हैं। Any example? ना नहीं, but I'm just saying like ultimately it comes down to like you're saying like for me जो मैं पहले कह रहा था कि when you research about artists and you research about art then you get an understanding of कि अच्छा ये बंदा कौन है, इसने क्या किया है लाइफ में, ये कहाँ से आता है, and then you look at the music differently and that is when I fall in love with an artist or I fall out of love with an artist। जब मुझे अच्छा समझ आता है कि अच्छा बंदा ये है, म्यूजिक ये है, जब वो दोनों एक साथ आ जाते हैं तब मेरे को प्रॉपर्ली फील आता है। हाँ, और इसी से मेरे को एक और चीज़ मतलब जितना मैं जानता हूँ आपको, यू सपोर्ट अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। मैंने हमेशा देखा है कि आप काफ़ी सारे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हो जो सीन में उतने बड़े नहीं होंगे बट मतलब यू नो नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, राइटिंग वाइज उनके बोलने में, करने में काफ़ी गहराइयाँ हैं। अच्छा, पहुँच गए अपन? ठीक है, ये सवाल आगे कैरी करते हैं। ओके, तो हम एक दूसरे लोकेशन पे आए हैं। यहाँ पे एक स्टूडियो है, भाई का शूट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो बोले यहीं पे बाकी सारी बातें हम कैरी करते हैं। और जहाँ पे कट किया था वो सवाल मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप अभी इतने सालों से ये मूवमेंट कल्चर, इस चीज़ को आगे हम बढ़ाते आ रहे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, और जो इतने सालों से कर रहे थे ना, उनके साथ में आप अभी भी एसोसिएटेड है, हु हैव बिकम बिग नेम इन कल्चर, स्पेशली सेज। तो वो कैसा है रिलेशन, हाउ दैट हैपेंड? सेज के बारे में बड़ी हाँ, पर्टिकुलरली सेज के बारे में, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा आपके तरफ से उनके लिए प्यार देखा है मैंने हमेशा। सेज एंड मी गो वे बैक। अपन ने ऑर्किड पे ही कनेक्ट किया था एक्चुअली। आई डोंट नो अगर किसी ने बताया ये शो पे, बट वो ऑर्किड पे रैप करता था, सेज टेक्स्ट बैटल या वो सब करता था। तो हमारी बात तब हुई थी पहले, एंड उसके बाद तो टच में रहे अपन। फिर जब सब पब्लिक फेसबुक शिफ्ट हुए थे तब ही स्टार्टेड मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, डब स्टेप, EDM ये सब बना रहा था मैंने। तो वो टाइम, आई थिंक वो टाइम फिर भी वो रैप कर ही रहा था वो भी टाइम, बट देन ही स्टार्टेड मेकिंग लाइक हिप हॉप बीट्स, and then he used to send me stuff to check out, and एक दो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो I was like bro मैं करता हूँ रैप इस पे, and like our musical journey and our relationship have both gone hand in hand, basically like as individual artists and not just as collaborators। हम ऐसे improve होते गए हैं, उसकी वजह से हमारे collaborations भी बढ़ते गए हैं, and same time पे we are roughly the same age। हमने scene को एक साथ ही देखा है, तो हमारे बहुत सारे experiences similar हैं। तो of course वो दिल्ली में है उसका you know, but the thing is also कि मैं भी पंजाबी हूँ, तो थोड़ा अपने frames of references, अपना vibe भी थोड़ा we have a lot of similar, and our taste is also similar as artists, and you're collaborating, having two people of high skill level is dope, but especially when you have like similar taste and you like similar things, तो वो automatically बैठ जाता है भाई। So yeah, I mean, and that's someone who's also, you know, अपन दोनों ने industry में बहुत अच्छे चीज़ें देखे और बहुत fuck all चीज़ें भी देखी है। So he's one of those people like Dhaval. We've seen a lot of things together growing, and there's that feeling कि we will
it's great to have someone like that together, you know, in the journey. हाँ हाँ. और उसके साथ में जो दिल्ली का रैप सीन भी है. Also, I want to shout out Movement. To see him, you know, go from being a producer to building that brand of Movement, working with newer artists, and the way he also supports younger producers is beautiful, and that's why it's like he's very hip hop. And वो उनका तरीका है हिप हॉप रिप्रेजेंट करने का. and वो और मैंने एक किसी इंटरव्यू में देखा हुआ था जहाँ पे मुझे याद है मोजो सेड ये अपना आज़ादी के जो मोजो ही सेड कि अगर वो मेरे गली में मतलब अगर वो सेज नहीं होते तो शायद हिप हॉप सीन को मतलब उन्होंने, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट में फ्रेम नहीं करना चाह रहा हूँ बट उन्होंने ऐसा बोला हुआ था कि सेज नहीं होता तो शायद हिप हॉप अलग रहता. Without Sez, you know, I'll put my neck out as far as saying that if Sez wasn't around, Indian hip hop wouldn't be where it is today. बिल्कुल bro, and I think मेरे गली में was like one of those like God-given type of moments where like Nazy was at his best, Divine came with his best, Sez came with his best, the video was bark, JD killed it. It was one of those moments where everything aligned so perfectly, and किसी एक बंदे के बिना it wouldn't be the same. And उसके अलावा भी मतलब that time Sez had also worked on I think a lot of joints with Nazy जो Nazy ने drop किए थे. I think Jungly Sher is also Sez if I'm not mistaken. Libra Scale is half Sez. So a lot of I mean it's undeniable this kind of मतलब वहाँ पे ये मेरे को इससे मेरे को ये लगता है ना कि किस तरीके से एक कल्चर ने दो अलग अलग सिटीज़ को एक कर दिया है. ही इज़ सिटिंग इन दिल्ली एंड ही इज़ यू नो उन्होंने बॉम्बे का रैप सीन को इतना बड़ा बनाने में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ही इज़ नॉट इवन फ्रॉम मुंबई एंड ही इज़ नॉट सिटिंग इन मुंबई बट फिर भी एंड उसी के साथ में जितने भी दिल्ली के बाकी रैपर्स हैं एबी जेंग ओंकोर है बेसिकली सीधे मौत फुल पावर, उनको तो आपका भी उनका बहुत फुल पावर रहता है. मतलब हाउ यू कनेक्ट विद देम, मतलब वो कैसा ये कनेक्शन कैसे बना? एक तो है कि अपन सब आई थिंक सिमिलर टाइम्स पे कनेक्ट किए हैं और के टाइम पे या उसके जस्ट बाद. एंड एक वो लाइक एक तो होता है यू रिस्पेक्ट समवन फॉर देयर स्किल लेवल और यू रिस्पेक्ट समवन फॉर देयर expertise whatever, and then there is you respect someone for their how they are as a person. तो फुल पावर सीधे मौत चारों लोग हैं, इन सब के लिए मेरे अंदर ये दोनों तरीके का रिस्पेक्ट है as artists and as people, and I have a lot of not just respect but love for all four of them. मुझे जानना है कि जैसे मुझे याद है कि जब विद द मूवमेंट शुरू हुआ था सेज ने लेबल खुद का स्टार्ट किया था. मुझे याद है सबसे पहला साइफर टाइप जो आया था वो गूंज आया था, है ना. यू एंड सीज रिप्रेजेंटिंग सीज मी रेबल यंग एंड स्मोक. तो मुंबई दिल्ली इंडिया. सो आपको कभी ऐसा नहीं लगा, बिकॉज मैं आप इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, क्या आप कम्प्लीटली विद द मूवमेंट के साथ में अंडर एज अ लेबल में थे? क्या सीन था? या क्योंकि अभी भी आप लेबल के साथ में नहीं हो, कुछ नहीं है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? A very brief period of a couple of months where Faizan and me had almost like you know made it official. But वो time पे क्या हुआ था, the pandemic happened and a lot of movements plans changed. If you remember Goonj, I remember Goonj हमने lockdown में shoot किया था. Lockdown भी नहीं, मतलब फेब में शायद लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, जो हमने फेब मार्च में शूट किया था. तो ऐसे भी नहीं, ये एक्चुअली लॉकडाउन के पहले हुआ था और लॉकडाउन में कहानी बना था. कहानी बना था जैन में. रिलीज हुआ था लॉकडाउन. आई मीन
उस साल बन रहा था, जैन में मैंने अपना वर्स रिकॉर्ड किया था, एंड देन वी वर वर्किंग आउट द हुक ड्यूरिंग द लॉकडाउन. बट एसेंशियली हाँ, मतलब वी वर क्लोज टू साइनिंग. आई मीन डिस्कशंस काफ़ी आगे बढ़ गई थी, बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स, प्लान्स चेंज. एंड फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि ऐसे, एंड आई थिंक फॉर फैज़ान एंड सैज ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि इन द टू डील विद थिंग्स इन सच अ वे कि अपना पर्सनल जो रिलेशनशिप है या फैज़ान के साथ या सैज के साथ वो अफेक्ट ना. And I think yeah man, like it didn't work out, and I'm perfectly fine with it, and I'm happy. I think they've done a very sensible thing where mostly they're working with Delhi based artists now, क्योंकि सैज के साथ उनको ज़्यादा टाइम मिलता है, and it's easier for them to manage things that way. And in the future if anything happens then great, and if not also like Sez and me will always. तो आपका लेकिन उसके अलावा भी ऐसा मतलब बिकॉज मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ दैट लेबल प्लेज क्रूशल रोल इन एनी काइंड ऑफ म्यूजिशियन. करेक्ट. मतलब लेबल आपको उस तरीके का सपोर्ट करता है और उस तरीके की चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा होता है कि बिकॉज यू आर साइन टू अ लेबल यू हैव टू मेक श्योर कि लेबल किस तरीके की चीज़ें चाह रहा है हमें वो प्रोवाइड करे, ना कि जो मैं चाह रहा हूँ वो. मेरे को क्वेश्चन वापस समझा, मैं हाँ मतलब समझा नहीं. बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लेबल जो है वो अपने कोई भी म्यूजिशियन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? लेकिन क्या एक पॉइंट पे ऐसा भी होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में है और जो आप जिस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो लेवल को जम नहीं रहा है. हाँ, और लेबल चाह रहा है कि कुछ और आप करो, ये नहीं आपकी इमेज पे ये कर रहा है, तो कैसे ये क्या इतना इम्पोर्टेंट है? इन टर्म्स ऑफ रियलिटी एंड माय एक्सपीरियंस आई डोंट नो, आई हैव नेवर साइंड विद अ लेबल. तो मैं ऐसे ज्ञान चोदना नहीं चाहता हाँ ये होता है या वो होता है. आई नो अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स हु आर साइंड एंड अ लॉट ऑफ द इंडस्ट्री, बट मेरे एक्सपीरियंस में कुछ हुआ नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है. बट आई थिंक अल्टीमेटली वर्किंग विद अ लेबल कम्स डाउन टू, जैसे मैं पहले कह रहा था, इट कम्स डाउन कि तुम किस तरीके का आर्टिस्ट हो, तुम्हारे क्या प्रायोरिटीज है, एंड सिमिलरली विद द लेबल की वो किस तरीके का लेबल है और उनके क्या प्रायोरिटीज है. एंड इफ दोनों मैच होते हैं तो देन ग्रेट, अगर मैच नहीं होते देन देयर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ हार्ट कैन गो रॉन्ग आल्सो. 2 hours later. So बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद सुबह निकल के अब शाम हो रही है, हम एक तसल्ली से अब बैठे हुए हैं. एक छोटा सा कैफ़े नहीं, अच्छा खासा बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम तसल्ली से बैठे, अब खाना भी ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे. उनको शाउट आउट भी दे देते हैं. हाँ. NH1 किचन एंड बार अंधेरी ईस्ट में. शाउट आउट टू NH1 किचन एंड बार. यहाँ पे ज़रूर आइएगा और खा के जाइएगा. बट तो फाइनली हम थोड़ा तसल्ली से बैठे हैं. तो भाई ये हिप हॉप जब शुरू किया आपने इतने सालों पहले यहाँ पे आया, कभी सोचा था कि ये सीन इतना बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा आज है, मतलब ऐसा लगा था? स्टार्ट में तो नहीं लगा था, बट स्टार्ट में इसलिए नहीं लगा था क्योंकि अपन सीन के बारे में, सीन को बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे. हम अपने बारे में सोच रहे थे, अपने क्रूज़ के बारे में सोच रहे थे, अपने गानों के बारे में सोच रहे थे अपन. अपने हमारी सोच ये नहीं कहना चाहूँगा कि छोटी थी, बट इमेच्योर थी. जब थोड़ा समझने में आया कि हम क्या कर रहे हैं, तब जब सोचने बैठा, एटलीस्ट जब मैं सोचने बैठा, तो मेरे को आज भी लगता है कि हिप हॉप अकेला एक ही चीज़ है जो इंडिया में, जितना फिल्म इंडस्ट्री जितना बड़ा है, जितना फैला हुआ है, हिप हॉप अकेला एक ही चीज़ है जो उसको टक्कर दे सकता है. एंड इसलिए मैं थोड़ा ऐसे निराश नहीं, बट मेरे को थोड़ा ऐसे
थोड़ा बुरा लगा मेरे को जब गाली बॉय के थ्रू इंडिया को ज़्यादातर इंडिया के लोगों को हिप हॉप से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि बॉलीवुड जो भी करे वो किसी भी आर्ट फॉर्म को बॉलीवुड बना देता है उसके ट्रीटमेंट के थ्रू। या एक्टिंग हो या राइटिंग हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो या जो भी हो, पोएम्स हो, रॉक म्यूजिक, रॉक ऑन देखा था हमने, जो भी है, बॉलीवुड इज मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, देयर इज नो कल्चर। बॉलीवुड टॉक्स अबाउट अदर कल्चर्स। तो मेरा वही था कि हिप हॉप इज वे, इट्स टू नुआंस्ड, जो बॉलीवुड समझता नहीं है। शायद बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो समझते हैं, बट बॉलीवुड का जो ट्रीटमेंट था वो मेरे को लगा कि वो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो ये भी बोल रहे थे कि ये असली हिप हॉप है, ये वो तब come on bro come on though I was very happy for my all of my friends who were part of the movie. Even I was contacted to be in the movie, so I was happy they were involving some of the people, but I felt like how do you represent a culture through a 2-hour commercial project? कैसे? And to call that असली hip hop, I just felt, बट इसेंशली नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है कि हिप हॉप, कोई शक था भी नहीं कभी कि हिप हॉप इतना बड़ा हो सकता है, इससे भी बहुत बड़ा होने वाला है। एंड या आई मीन व्हाट वी आर डूइंग इज दैट्स व्हाई इट हैज़ कल्चरल इम्पैक्ट, बिकॉज मेरा, इफ़ यू गो एंड सी मेरा द biggest, the most numbers or whatever that I've got on my songs, 100,000, 200,000. मेरा कभी कुछ million. There are songs which I've written which have hit millions, or collabs of mine which have hit millions and all. But मेरा music बहुत independent रहा है. But the reason we are talking today is because it had cultural impact. You felt it in a way which maybe you won't feel, you know, some रैंडम डांस सॉन्ग या समथिंग लाइक दैट। और उसको क्वांटिफाई कैसे करोगे? तू कैसे बोला कि मेरे को 10 on 10 इम्पैक्ट हुआ? नहीं ना, तू यही बोल सकते कि मेरे को महसूस हुआ। तो और जब वैसे हम गाने बना रहे हैं और वैसे चीज़ें कर रहे हैं और वैसे एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं एक साथ, तू मेरे को ऐसे इतना टाइम दे रहा है, प्यार दे रहा है, मैं हम सब एक साथ कर रहे हैं, तो ये तो किसी भी चीज़ से बड़ा ही है। ये कल्चर एंड कम्युनिटी, ट्रूली कल्चर एंड कम्युनिटी है। जो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ना, नॉट जस्ट इंडिया बट पूरे वर्ल्ड, मतलब हिप हॉप सिर्फ इंडिया में नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, और वो वही से तो अपने को आया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा कल्चर है, बिल्कुल वर्ल्ड में सबसे बड़ा कल्चर है, जो किसी भी चीज़ को मात दे सकता है, और किसी भी चीज़ के खिलाफ या फिर किसी के साथ में उठ के अगर आवाज़ उठाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होगी। इसी से मेरे को ऐसा लगता है, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, इसी इफ़ यू मतलब जब आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाते हो, जब आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आप हिप हॉप रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर वो कोई भी पार्ट, कोई भी एलिमेंट हो, फिर रैप हो, बीट बॉक्सिंग हो, डीजे हो या जो भी हो, ग्राफिटी हो या ब्रेकिंग हो, कोई भी आप एलिमेंट कर रहे हो, क्या हमें ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कितना ज़रूरी होना चाहिए टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज़ विच आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, उसके बारे में बोलना कितना ज़रूरी है? या क्या हमें वक्त के साथ बदलना, जैसे अभी हो रहा है, कमर्शलाइज हो रहा है पूरा हिप हॉप, लेकिन रूट से जुड़े रहना, हिप हॉप के एक्चुअल मोटिव से जुड़े रहना कितना ज़रूरी है? और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द व्हाट सोशल पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट जो चल रहा है आज के डेट में, जो चल रहा है वो लेके? तूने अभी पूछा, उसका जवाब ऐसे 3-4 पार्ट्स में। एक है कि हर किसी का पर्सनालिटी अलग है। यूएस में भी आर्टिस्ट है जो सिर्फ एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हैं, जो सिर्फ, फॉर एग्जांपल ड्रेक हार्डली एवर कोई सोसाइटल इशू, सोशो पॉलिटिकल इशू पे बात करता है, बट ही इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट रैप आर्टिस्ट देयर। How does the hip hop culture in US or Canada feel about Drake? I don't know.
बट वो सच्चाई है कि ये लिल वेन के अंडर था। लिल वेन ने गाने बनाए हैं, बहुत वोकल रह चुका है वो जॉर्ज बुश, आई थिंक जॉर्ज बुश के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, पर उसका जो क्या बोलते हैं प्रोटेजी या प्रोटेजे या जो भी है, जो ड्रेक है वो बिल्कुल नहीं करता है ये। तो ये क्वेश्चन जो तू पूछ रहा है वो सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, वो सिर्फ आज के बारे में नहीं है, दैट्स अ जनरल क्वेश्चन अबाउट हिप हॉप एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट कम्स डाउन टू हु यू आर एज अ पर्सन। अगर तुम उस अपब्रिंगिंग से आए हो जहाँ तुम्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, या तुम्हारे अंदर उतना वो सेंसिटिविटी नहीं है कि तुमको ऐसे महसूस हो रहा है, अगर किसी दूसरे के साथ भी कुछ हो रहा है तो तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, तो शायद नहीं हो रहा है। मैं मतलब I can't force you to feel a way that you don't feel. I can force you to read something, I can force you to see something, I can't force you to feel something that you don't feel. एक वो है। दूसरा है कि जो तू कह रहा है कि जो आज हो रहा है, आज जो हो रहा है मेरे हिसाब से, जो आई थिंक अगर मैं सही समझ रहा हूँ कि तू क्या कह रहा है, हाँ दे दो रख लो। मैं कह रहा था कि तो जो तू कह रहा है कि जो आज हो रहा है, जो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, उस पर मेरा ये सोच है कि आज इंडस्ट्री कल्चर से आगे बढ़ गया है। समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉमर्स इज बिगर देन द कल्चर टुडे। यूएस में आज द कॉमर्स इज ह्यूज, शायद वहाँ भी कॉमर्स कल्चर से बड़ा है, शायद, मेरे को मालूम नहीं, मैं वहाँ का नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकता हूँ। बट उधर क्या हुआ ना कि कॉमर्स आने के पहले ना कल्चर के रूट्स सेट हो गए थे। हमारे यहाँ मेरे को ऐसे लगता है कि रूट्स बस बनने चालू हुए थे कि आके ब्रांड्स, बॉलीवुड सब ने आके कब्जा कर दिया। तो लोगों के दिमागों में भी, आर्टिस्ट के दिमागों में भी एल्गोरिदम बैठ गया है, ब्रांड्स बैठ गया है, कैसे दिखना चाहिए पैसों के लिए, कैसे दिखना चाहिए डील के लिए, कैसे गाने बनाने चाहिए डील्स के लिए, कैसे गाने नहीं बनाने चाहिए डील्स के लिए, सब बैठ गया। इवन इफ दे डोंट नो इट, दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स, दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स बट नॉट बाय द रूट्स। एग्जैक्टली। तो that's how I feel about that, कि it's the struggle of industry versus roots and culture, and that's why there are some artists who, that's why like for me the thing is to balance the two, and to balance the two, that's why like I've never stopped myself from doing an ad if the project is right, or doing a jingle, or doing a this or a that, because I was like, as long as I'm able to make the music that I believe is artistic or hip hop, then I need to make money somehow. तो वो जो भी हो रहा है चालू है, but because of that I'm able to make music which is, जैसे तू पहले कह रहा था, मेरे जैसे मैं जो and जिस तरीके का म्यूज़िक मैं बना रहा हूँ और कोई नहीं बना रहा है, और ये इसलिए क्योंकि I'm staying true to myself. It's not about better or worse than somebody else. It's just कि I'm staying true to myself. The cost of staying true to yourself is that capitalism does not want you to stay true to yourself. Capitalism wants you to fit into a box. Capitalism wants you to become a product. अच्छा ये वो स्ट्रीट रैपर है, अच्छा ये वो फ्लेक्स रैपर है, ये ब्लिंग रैपर है, ये पार्टी रैपर है, ये पंजाबी रैपर है, ये लौड़ा लहसुन। That's what capitalism wants. पर मैं कभी कभी फ्लेक्स भी करता हूँ, मैं कभी कभी सैड बॉय भी हूँ, मैं कभी कभी ये भी हूँ वो भी हूँ। तो मेरे को वो बॉक्स में फिट होना मेरे को पर्सनली मुश्किल लगता है। एंड आई थिंक सो वही, मतलब आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट आई थिंक इट्स दैट पुश एंड पुल ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस कल्चर। हाँ, इसलिए हम वही, जैसे वी आर मतलब हम रूल के हिसाब से जी रहे, रूट्स के हिसाब से हम नहीं जी रहे। यही है, मतलब हम तो जी रहे हैं, हम तो ऑफ कोर्स जी रहे हैं भाई, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वरना ऐसे नहीं होता ना कि कोई भी, तो मतलब जैसे भी अभी जैसे मेरे जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि यार यू शुड डू इट फॉर योर कल्चर। लेकिन ये अगर मैं किसी ब्रांड के पास जाऊँगा, वो दे विल बी लाइक ब्रो ये हो गया, इसका टाइम चला गया, अभी हम थोड़ा कुछ और चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे आर नॉट रेडी टू, मतलब पता नहीं, फिर उनको जब मालूम पड़ेगा ओ ये स्टिल दिस इज हैपनिंग और इसको हाइप मिल रहा है, देन दे विल बी लाइक ओके वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योर व्हाटएवर यू आर डूइंग। मेरे को वो भी लगता है कि आजकल जो
रैप कर रहे हैं उनमें से बहुत लोग हैं जो उससे 10 साल पहले, अगर सपोज आज वो 25 साल के, सपोज 10 साल पहले वो 25 साल के रहते, वो रैप के जगह स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। मतलब वो वेव के हिसाब से बहते हैं। हाँ वही ना, जैसे जब डांस के ऊपर जैसे रेमो डिसूजा ने जब फिल्म्स बनाई ABCD, फिर उसकी फ्रेंचाइज जब शुरू की तब अचानक पूरे मार्केट में डांस रियलिटी शो ज़्यादा हो गए और लोग डांस कर रहे हैं। लाइक ब्रो ये तो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे। करेक्ट। देन जब गली बॉय आया उसके बाद सब रैपर बन गए, शो आ गए, सब रैपर बन गए। और ब्रो ये हम लोग पहले से कर रहे हैं। देन क्यों उस वक्त इस चीज़ को उतना आपने ध्यान नहीं दिया? क्यों इस चीज़ को आपने उस वक्त, जो जनरल सोसाइटी है, जो जनरल लोग हैं जो आसपास अपने बैठे हुए हैं, वो लोगों ने तब इस चीज़ को क्यों नहीं इतना ध्यान दिया कि हाँ यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, हम कुछ सही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स एंड माई इमोशंस थ्रू आउट माई डांस, थ्रू आउट माई म्यूजिक, थ्रू आउट व्हाटएवर आई एम डूइंग। बट आई थिंक अपना इंडियन सोसाइटी बहुत एक्सट्रीम सोसाइटी है। एक साइड पे आइडल वर्शिप रहता है कि ओ भाई ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये भगवान है। पॉलिटिशियन को भी इंसान जैसे ट्रीट करो। अपने घर पे जो स्ट्रगल कर रहा है, लिख रहा है, डांस कर रहा है, ग्राफिटी कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसको भी इंसान जैसे ट्रीट करो। उसकी ख्वाहिश कुछ कम नहीं है, पॉलिटिशियन का काम कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर सब एक दूसरे को एक ही लेवल पे ट्रीट करेंगे तो आई बिलीव दैट 90% of even genders, you know, it's not like लड़की कम है या और about orientation की कोई अगर gay है वो कम है। I'm saying if you just treat everyone as humans and you respect everyone, like 90%, but वो दुनिया ही बहुत दूर है, अपने देश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। Exactly, but वो I think अपने इधर तो वो idol worship बहुत ज़्यादा है। मतलब तुम जब तक कुछ तोड़ करोगे या कोई रणवीर सिंह आके तेरे वीडियो में आएगा तो लोग बोलेंगे ओ भाई तू स्टार बन गया, तू ये तू वो। जब तक वो नहीं है हाँ तू हाँ अच्छा कर फक नहीं देंगे। वो सुनेंगे, लिरिक्स नहीं सुनेंगे, बोलेगा गाना रिलीज किया ना, फक बहुत सही था, 10 सेकंड सुने रहेंगे। तो बहुत दोगलापन देख लिया है। आई हैव अंडरस्टूड हाउ इट वर्क्स, व्हिच इज व्हाई यू नीड टू नॉट वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो हम पहले गाड़ी में बात कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। आपको राइट। मैंने ये चीज़ धवल भाई को भी पूछी हुई थी एंड उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है, शायद आपका भी उस चीज़ को लेके बहुत ही बढ़िया कमबैक होगा। अकॉर्डिंग फुल प्रेशर डाल दिया तूने मेरे पहली बार। अच्छा अब तक मेरे ऊपर प्रेशर था, भाई के ऊपर प्रेशर है। ओके सो सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू यू हिप हॉप का सक्सेस क्या हो सकता है और क्या है? फॉर मी, जो मैं पहले कह रहा था कि आई फील लाइक हिप हॉप इज़ द ओनली थिंग जो इंडिया में म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर दे सकता है। द रीज़न आई वॉज सेइंग दैट इज़ माई आंसर टू यू, विच इज़ दैट हिप हॉप इज़ द वन थिंग जो आई फील लाइक हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, हमको अपने आप को आइडेंटिफाई करना और एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे को एटलीस्ट ऐसा लगा है। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी देखा है जिनको अपने आप की समझ नहीं है और अपने आप तक पहुंचने में ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग मर जाते हैं और उनको मतलब 60 साल, 70 साल, 80 साल तक मालूम ही नहीं रहता कि वो कौन थे। एंड so I feel like hip hop is the one thing. So for me, the success of hip hop is that it's helping us find ourselves and it's helping us express ourselves. So वो दोनों side by side जाते हैं। And I think क्योंकि ultimately मेरा thinking यही है कि ये थोड़ा अलग ट्रिप पे रहेगा, but I don't know कि हमारा ये मकसद क्या है यहाँ धरती पे होना। राइट, आई डोंट नो कि हम अगर एक ये सिमुलेशन का पार्ट है, अगर हमें भगवान ने भेजा है, मेरे को मालूम नहीं। मेरे को इतना मालूम है कि जो मैं महसूस करता हूँ
लोगों के बारे में सिचुएशंस के बारे में, वो मेरे को सच में महसूस होता है। जब रोने को आता है तो सच में रोने को आता है, जब दर्द होता है वो सच में होता है, जब खुशी होती है सच में होती है। मेरे को उतना ही मालूम है कि वो सच है। तो मेरी सच्चाई क्या है, और उससे कनेक्ट होना और उसको शेयर करना ताकि लोग मुझे समझ पाए और हम एक साथ बांट के खुश हो सके, और मेरा जो दुख है वो भी तुम बांट पाओ और मेरा दुख कम कर पाओ। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, एंड ये मेरे लिए हिप हॉप कर रहा है। एंड आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि हिप हॉप का सक्सेस क्या है या क्या हो सकता है, बट दैट्स माई फंडा ऑन हिप हॉप। आई एम कनेक्टिंग ब्रो, लाइक मैंने एक कैलिफोर्निया के गैंगस्टर रैपर का म्यूजिक सुन के रोया हूँ मैं। I don't know why, but I felt it, and I know I felt it, and that's the only real thing I can tell you. मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उसकी कहानी को थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मैं इसलिए कनेक्ट कर पाया। But that's all I know that is real, bro. मतलब अगर पैसे के लिए होता है या फेम के लिए होता है, ये सब 10 अलग तरीके हैं ब्रो, 20-100 अलग तरीके हैं। So for me, the success in hip hop is to find ourselves and to express ourselves. And I think it's one of the easiest ways for Indians to do that. For everyone in India, मतलब या तुम डांसर हो या ब्रेकर हो या बी बॉय हो या बीट बॉक्सर डीजे, जो भी हो, it's a way to express yourself and find people who are also expressing themselves and share community and feelings. बढ़िया। कैसा लगा आपको ये आज का जो अपना पूरा दिन स्पेंड किया है? Yeah. इससे पहले मतलब ऐसा कैमरा के सामने ऐसी बातचीत हुई थी क्या? हाँ हुई है बात, बट टुडे वाज नाइस बिकॉज कुछ इंटरव्यूज होते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो सेम क्वेश्चन पूछते हैं, बट तेरे साथ यही लगा कि इट फेल्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन, डिडंट फील लाइक अ इंटरव्यू। एंड ऐसे लगा भी कि यू नो यू रियली केयर फॉर द कल्चर, एंड तूने जो अपना रैप भी सुना है, आई रियली फक विद दैट। तेरा आउटलुक एंड पर्सपेक्टिव, आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूज, उसूल, एंड इसलिए आई थिंक अपन दोनों ऐसे हिप हॉप में घुसे हुए हैं एंड छोड़ेंगे नहीं उसका साथ। एंड वही तो आज अच्छा लगा, आज दिन भी मतलब मौसम भी अच्छा था, वाइब सही था, काम हो गया, 2-3 चीज़ें निपटा दी एक ही दिन में, एंड हमारी बात कब से हो रही थी, तो आई एम ग्लैड वी वर एबल टू शेड्यूल इट। शुभम ने भी फुल आराम से यस कुछ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल शुभम का रहा है। हाँ, गाड़ी में कैसे कैसे शूट किया है, शाउट आउट टू यू ब्रो। बट या ब्रो, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड इट, फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। हाँ, थोड़ा सा मैं हो गया था। मैं ये अपना स्पिट करते हैं, लेट्स गो। लाइक मैं बीट बॉक्स करूँगा और आप स्पिट करेंगे, मैं भी थोड़ा माइक मेरा दूर रखता हूँ सो दैट भाई की आवाज़ और ज़्यादा बेटर तरीके से आए। ओके, सो ओल्ड स्कूल। Chilling at the table with a couple guys, Bislady and some French fries. Chilling at NH1, we had a good ass day with a hell of a lot of fun. Yes, an interview or two. Now I'm going to the studio with Aru. Yes, that's my little sister. She gonna record and become much bigger. Yes, that's some new shit on the way. Shubham behind the camera, looking straight. Yes, shout out to everybody walking with us. Azim on the spot, hip hopping with us. Yes, and when you got that injury, that shit was sad, but you came back. That's some real shit, G. Yes, that's some real shit. I respect it. Everybody know that we out here. Check the method. And I spoke to his son. That dude real cute. He must be like 1, 2, 3.
I don't even know how old, but you know we on the spot and you know we keep going. You know I don't stop and the beat stops before me. My name is Encore and they all say I'm an OG. Oh shit, man, you know I'm never stopping. They say he do this shit. When the fuck is he? थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू। Love bro, प्राइस love. निपटाते Much हैं। love. और थैंक यू सो मच गाइज, ये था अनदर एपिसोड ऑफ हिप हॉप का सीन है। एमएनएम टॉकीज प्रेजेंट्स हिप हॉप का सीन है। और मिलूंगा बहुत जल्द एक और नए ओजी आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हिप हॉप का सीन है।